साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका वन लाइनर सीरीज में स्वागत, अभिनंदन। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8th के 511 वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे। कक्षा 6 के 410 वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं 45 मिनट में। कक्षा 7 के 660 वन लाइनर क्वेश्चन 90 मिनट में हम पढ़ चुके हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो नोटिफिकेशन है उसको भी आप ऑन करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 8। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को कब हिंदुस्तान का नक्शा बनाने का काम सौंपा? रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा बनाने का काम सौंपा कब? 1782 में। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के किस बेटे को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई? राजकुमार आर्थर को। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा उनमें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। भारत का आखिरी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। वारेन हेस्टिंग्स कब प्रथम गवर्नर जनरल बने? 1773 ईस्वी में। साथियों, वन लाइनर क्वेश्चनों की पीडीएफ कक्षा 6 से 10 तक सभी प्रश्नों की वन लाइनर पीडीएफ जो आप डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हो, एग्जाम विजन ऐप पर उपलब्ध करवा दिया गया है। वहां से आप इनका प्रिंट लेकर के और बहुत ही कम समय में अपनी तैयारी है वो कर सकते हो। स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जिन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी, उनका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल के द्वारा ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक कब लिखी गई? 1817 ईस्वी में। राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार किस दशक में बनाया गया था? 1920 में। इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। स्कॉटलैंड के जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कौन से 3 कालखंडों में बांटा? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। स्कॉटलैंड के जेम्स मिल की पुस्तक का क्या नाम है? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है? औपनिवेशिक युग का मतलब है ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए थे? अभिलेखागार और संग्रहालय बनाए गए थे, ताकि उसमें ब्रिटिश दस्तावेज है वो बचाकर या सुरक्षित रखे जा सके। 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालखंडों में बांटने वाले स्कॉटलैंड के दार्शनिक कौन थे? जेम्स मिल। अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? लोगों की संख्या के बारे में और लोगों के व्यवसाय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। देश का शासन अच्छी तरह से चलाने के लिए अंग्रेजों ने किस बात पर विशेष बल दिया? सर्वेक्षण करवाने पर सर्वाधिक बल दिया। भारत में अंग्रेजी शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? औपनिवेशिक युग के नाम से। एक वक्त में इतिहासकार किस चीज के जादू में खोए रहते थे? तारीख। रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान का नक्शा बनाने का काम सौंपा? जेम्स रेनेल को। जेम्स मिल ने क्या सुझाव दिया जिससे भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके? सारे भूभाग पर कब्जा करने का। भारत की पहली क्रांति कब हुई? 1857 में। महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का क्या नाम था? आर्थर। जब एक देश दूसरे देश की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं तो उसे कहा जाता है औपनिवेशिक। पश्चिमी संसार में आधुनिक काल की कौन सी विशेषता मानी जाती है? पश्चिमी संसार में आधुनिक काल की कौन सी विशेषता मानी जाती है? विज्ञान का विकास, तर्क का युग, लोकतंत्र और मुक्ति का युग, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल के पद पर नहीं था? जेम्स रेनेल। किसने कहा अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता? जेम्स मिल ने। अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, जेम्स मिल ने कहा। ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक किसे कहा जाता है? ब्रिटेनिया को। ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को कहा जाता है। भारतीय ब्राह्मणों ने इंग्लैंड की ब्रिटेनिया को कब शास्त्र भेंट किया था? 1782 में। भारतीय ब्राह्मणों ने
इंग्लैंड की ब्रिटेनिया को कब शास्त्र भेंट किया? 1782 में। लिटन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था? लिटन नाम की चाय आती थी, इसका विज्ञापन कब तैयार किया गया था? 1922 में। अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण था? सर्वेक्षण। और अंग्रेजों ने सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी 1803 में की थी। चैप्टर नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई। बंगाल में अंग्रेजों की जीत किस युद्ध से शुरू हुई? प्लासी के युद्ध से। ये सही है कथन। हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, ये भी सत्य है। वारेन हेस्टिंग्स विले सिद्धांत को लागू किया नहीं। वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? दीवानी। दीवानी का मतलब है भू राजस्व वसूलने का अधिकार, ये सही है। सिपाही, सिपोए, शेर ए मैसूर, टीपू सुल्तान, ये सभी मिलान है वो सत्य है। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता में। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर हुआ था? सिंह भूमि में। 1800 शताब्दी तक कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप के कितने प्रतिशत भाग पर सीधा शासन स्थापित कर चुकी थी? 63% भाग पर। भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भाग पर सीधा शासन है वो 1800 शताब्दी तक कंपनी स्थापित कर चुकी थी। निम्नलिखित में से किस दशक तक कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई? किस दशक में? 1820 के दशक में। ब्रिटिश काल में अंग्रेज अपनी सेना को क्या कहते थे? सिपोए आर्मी। 18वीं शताब्दी में कौन सी रियासतों के किसानों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करके पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा? अवध तथा बनारस। निम्नलिखित में से कंपनी की फौज व मुगल फौज, एक तो कंपनी की फौज थी, दूसरी मुगल फौज के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? कंपनी की असली जो सत्ता थी वह सैनिक ताकत थी, ये सही है। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल थी। मुगल फौज है वो घुड़सवार और पैदल थी। मुगल साम्राज्य का एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं थी। मुगल सेना को पैदल सेना की जरूरत आवश्यकता नहीं थी। ब्रिटिश काल में भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा पद होता था। निम्नलिखित में से जिला कलेक्टर का कार्य था लगान और कर इकट्ठा करना। न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व अन्य सभी लोगों की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। दीवानी अदालतों के जो मुखिया होते थे वो यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। तो सभी कथन है वो सत्य है। ब्रिटिश काल में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के साथ कौन सी अदालतों को स्थापित किया गया? अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत, उपरोक्त दोनों। ब्रिटिश काल में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यहाँ पर अपीलीय अदालत और सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता में। भारत में एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1773 में। यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की एक संहिता कब तैयार की गई? 1778 ईस्वी में। 1775 में पंडितों के द्वारा भारतीय कानूनों के तैयार किए गए संकलन का किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया? N.B. हॉलहेड ने। पंडितों के द्वारा जो भारतीय कानून तैयार किए गए थे 1775 में, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? N.B. हॉलहेड ने। N.B. हॉलहेड ने। ब्रिटिश काल में 1775 में कितने पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया? 11 पंडितों को। वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाते समय किसने कहा कि मैं उसके ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूं जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया था? एडमंड बर्के ने। एडमंड बर्के ने यह बात कही। वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में कितने वर्षों तक महाभियोग का मुकदमा चला? 7 वर्ष तक। ये याद रखना। देखो किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया? वारेन हेस्टिंग्स पर।
जो 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। किस गवर्नर जनरल के खिलाफ ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? वारेन हेस्टिंग्स के। किस गवर्नर जनरल पर एडमंड बर्के ने बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगाया? वारेन हेस्टिंग्स पर। वारेन हेस्टिंग्स कब वापस इंग्लैंड लौट गए? 1785 में। ब्रिटिश काल में फौजदारी अदालतें किसके अंतर्गत आती थी? काजी और मुफ्ती के। ब्रिटिश काल में दीवानी अदालतों के मुखिया कौन होते थे? यूरोपीय जिला कलेक्टर। न्याय व्यवस्था हेतु भारत में पहली बार अंग्रेजों द्वारा कब फौजदारी अदालत तथा दीवानी अदालत की व्यवस्था की गई? 1772 में। किस गवर्नर जनरल के न्याय के क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार के कार्य उल्लेखनीय थे? वारेन हेस्टिंग्स। न्याय के क्षेत्र में प्रशासनिक जो सुधार के कार्य थे वो वारेन हेस्टिंग्स के उल्लेखनीय थे। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समय निम्न में से कौन सी ब्रिटिश प्रेसिडेंसी नहीं थी? मगध नहीं थी। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समय कितनी प्रेसिडेंसियां थी? 3। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बंटे हुए थे जिन्हें कहा जाता था प्रेसिडेंसी। ब्रिटिश इलाके में मोटे तौर पर ब्रिटिश जो इलाका है वो प्रशासनिक इकाइयों में बंटा हुआ था, प्रेसिडेंसी कहा जाता था। वारेन हेस्टिंग्स के समय कंपनी किस क्षेत्र की सतह हासिल कर चुकी थी? बंगाल, बंबई, मद्रास। ये 3 प्रेसिडेंसी थी। देखो, बंगाल प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास। निम्न में से किस रियासत पर कंपनी ने कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में हड़प लिया था? अवध को। अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में इसे हड़प लिया था। निम्न में से किस रियासत को कंपनी ने सबसे अंत में हड़प लिया था? अवध को। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़पी गई रियासतों तथा उनके समय कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नहीं है। नागपुर 1854 ये सही नहीं है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के तहत झांसी को कब कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया था? 1854 में। 1854 में झांसी को अधिग्रहण किया था, न कि नागपुर को। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कब उदयपुर रियासत को विलय नीति के तहत हड़प लिया था? 1852 में। विलय नीति किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी। निम्न में से किस रियासत को विलय नीति के तहत 1848 में, देखो सबसे पहले 1848 में अपने अधीन कर लिया था लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को। किस शासक ने देशी रियासतों के प्रति यह नीति अपनाई कि यदि किसी शासक की मृत्यु निसंतान होती है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, वह कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी? लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति या विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जारी की गई। निम्न में से किस गवर्नर जनरल का शासन 1848 से 1856 के बीच रहा? 1848 से 1856 के बीच लॉर्ड डलहौजी। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने विलय की नीति को अपनाया? लॉर्ड डलहौजी ने। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब को अंग्रेजों ने कब अधिग्रहण कर लिया था? 1849 ईस्वी में। पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? 1839 ईस्वी में। पंजाब के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पंजाब पर अधिकार नहीं करने दिया? महाराजा रणजीत सिंह ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में सिंध कब आया था? 1843 में। अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिम में नियंत्रण स्थापित करने हेतु किस क्षेत्र पर 1838 से 1842 के बीच एक लंबी लड़ाई लड़ी थी? अफगानिस्तान। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश के प्रभाव से डरी हुई थी? रूस के प्रभाव से। अंग्रेजों ने कब संगोली के चौकीदार रायना को फांसी पर लटका दिया था? संगोली का चौकीदार था रायना, उसको कब फांसी पर लटका दिया? 1830 में। कर्नाटक की चेन्नम्मा के बाद अंग्रेजों के प्रति प्रतिशोध जारी रखने वाला रायना कहाँ का एक गरीब चौकीदार था? संगोली का चौकीदार था। कर्नाटक की चेन्नम्मा के अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करते समय हुई मृत्यु के बाद किसने अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिशोध जारी रखा? रायना ने। कर्नाटक में रानी चेन्नम्मा को अंग्रेजों का विरोध करने पर 1824 में गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी जेल में मृत्यु कब हुई थी? 1829 में। 1824 में इनको गिरफ्तार किया था क्योंकि ये रानी चेन्नम्मा जो कर्नाटक की रहने वाली है अंग्रेजों का विरोध कर रही थी। 1829 में इनकी मृत्यु हो जाती है जेल में। अंग्रेजों ने कित्तूर वर्तमान कर्नाटक के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो किस रानी ने हथियार उठा लिए थे? रानी चेन्नम्मा ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत में गवर्नर जनरल कब बना? 1813 में।
निम्न में से कौन सी शताब्दी के शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार के आक्रामक नीति पर चल रही थी? 19वीं सदी में अंग्रेजों ने पुणे से हटाकर पेशवा को कानपुर के पास किस स्थान पर पेंशन के तौर पर भेज दिया था? बिठूर के पास। अंग्रेजों व मराठों के बीच हुए तीसरे युद्ध में अंग्रेजों ने कब मराठों को पूरी तरह कुचल दिया था? 1817-19 में। निम्न में से अंग्रेज मराठों के बीच हुए दूसरे युद्ध के क्या परिणाम रहे? अंग्रेजों की विजय हुई। उड़ीसा और यमुना के उत्तर पश्चिम में स्थित आगरा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। उड़ीसा और यमुना के उत्तर में आगरा स्थित था, जो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया दूसरे युद्ध के दौरान। कौन से युद्ध के दौरान? दूसरे में। दिल्ली के कई भूभागों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कब लड़ा गया, जिसमें कंपनी की जीत हुई? 1803 से 1805 में। कंपनी और मराठों के बीच 1782 में पहले युद्ध में कौन सी संधि करनी पड़ी? सालबाई की संधि। ये भी याद रखना है, सालबाई की संधि कब होती है? 1782। मराठों तथा अंग्रेजों के मध्य पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 में। मैसूर के किस शासक को शेर मैसूर कहा जाता है? टिप्पू सुल्तान को। टिप्पू सुल्तान 1782 में कहाँ का शासक बना? मैसूर का। टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक बना? मैसूर का। निम्नलिखित में से कब हुए युद्ध में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौज के हमले के बाद टिप्पू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी? 1792 में। निम्नलिखित में से टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 4 मई 1799 को। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को। श्रीरंगपट्टनम की विजय के बाद किस रियासत पर अंग्रेजों ने सहायक संधि थोप दी थी? मैसूर पर। अंग्रेजों ने मैसूर के शासक के साथ प्रथम युद्ध कब लड़ा? 1767 से 1769 के बीच। निम्न में से कौन मैसूर के चतुर्थ युद्ध में अंग्रेजों के साथ संघर्ष करता हुआ मारा गया? टिप्पू सुल्तान। अंग्रेजों ने कब श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया था, जिसे मैसूर की स्वतंत्रता खत्म हो गई थी? 1799 में। मैसूर के शासकों के साथ अंग्रेजों की कितनी बार जंग हुई? मैसूर के शासकों के साथ अंग्रेजों की कितनी बार जंग हुई? 4 बार। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची के निर्यात पर कब रोक लगा दी थी? 1785 में। टीपू सुल्तान किस प्रसिद्ध शासक का पुत्र था? हैदर अली का। ब्रिटिश काल में मालाबार तट पर होने वाले व्यापार किसके नियंत्रण में थे? मैसूर के नियंत्रण में थे। मालाबार तट पर जो व्यापार होते थे ब्रिटिश काल में, वो मैसूर के नियंत्रण में थे। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सर्वप्रथम 1798 में किस रियासत के साथ सहायक संधि की गई? हैदराबाद के साथ। सबसे पहले सर्वप्रथम 1798 में सहायक संधि के जन्मदाता कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1801 में किस रियासत के नवाब को अपना इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया? अवध। गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली का शासनकाल कब तक रहा था? 1798 से 1805 तक। निम्न में से किस युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए? बक्सर के युद्ध के बाद। भारतीय रियासतों में रेजिडेंट कब नियुक्त किए? बक्सर के युद्ध के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कब और कब से कब तक शासन किया था? 1757 से 1857 के बीच। वे गवर्नर जो भारत से धन दौलत जमा कर वापस इंग्लैंड जाकर आलीशान जीवन जीने लगे, उन्हें कहा जाता था? नवाब कहा जाता था। रॉबर्ट क्लाइव ने भ्रष्टाचार आरोप से बरी होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। रॉबर्ट क्लाइव ने भ्रष्टाचार आरोप से बरी होने के बाद आत्महत्या कर ली थी 1774 में। तो रॉबर्ट क्लाइव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ब्रिटिश संसद में कब रॉबर्ट क्लाइव को भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी? 1772 में। निम्न में से किस गवर्नर को ब्रिटिश संसद में बंगाल में की गई भ्रष्टाचार के प्रति सफाई देनी पड़ी? रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव जब भारत से हमेशा के लिए इंग्लैंड गया तो यहाँ उसकी दौलत कितने पाउंड के बराबर थी? 4,01,102 पाउंड की। रॉबर्ट क्लाइव भारत से हमेशा के लिए इंग्लैंड हेतु कब रवाना हुआ? 1767 में। रॉबर्ट क्लाइव कितनी बार गवर्नर बना? रॉबर्ट क्लाइव 2 बार गवर्नर बना। लॉर्ड क्लाइव जब भारत आया तब उसकी आयु कितनी थी? 18 साल। रॉबर्ट क्लाइव पहली बार इंग्लैंड से मद्रास भारत कब आया था? 1743 में। 1757 में हुए प्लासी युद्ध के बाद, प्लासी युद्ध कब होता है? 1757 में। बंगाल के नवाब किस बात के लिए बाध्य हो गए थे?
बंगाल के नवाब है वो किस बात के लिए बाध्य हो गए थे? कंपनी के अफसरों को निधि के तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा देने के लिए वो तैयार हो गए थे नवाब। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत के से बेहिसाब दौलत इकट्ठा कर ली थी। बंगाल के नवाब अब केवल कंपनी की कठपुतली बन चुके थे। इस युद्ध के बाद में 1757 के प्लासी युद्ध के बाद में मुगल सम्राट ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया? 1765 में। बंगाल के नवाब मीर जाफर की मृत्यु कब हुई थी? 1765 में। मीर जाफर की मृत्यु 1765 में। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब को कितने रुपए प्रति महीने कंपनी को देने पड़ते थे? 5 लाख रुपए। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब को 5 लाख रुपए कंपनी को प्रति महीने देने पड़ते थे। बक्सर युद्ध 1764 के बाद कंपनी ने किसे दोबारा बंगाल का नवाब बनाया? मीर जाफर को। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के किस नवाब को बंगाल से बाहर कर दिया? मीर कासिम को। मीर कासिम को बाहर कर दिया, मीर जाफर को बनाया। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। बंगाल के नवाब मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को परेशान किया गया। और कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध। मीर जाफर द्वारा कंपनी का विरोध करने पर इसे हटाकर कंपनी ने बंगाल का नवाब किसे बना दिया? मीर कासिम को। मीर जाफर ने जब कंपनी के कार्यों का विरोध किया तो मीर जाफर को हटा दिया और किसको बना दिया? मीर कासिम को। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली बड़ी जीत कौन सी थी? प्लासी का युद्ध। बंगाल का कौन सा नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी की कठपुतली बन गया था? मीर जाफर। पलाश के फूलों का क्या बनाया जाता है? गुलाल। पलाश के फूलों का क्या बनाया जाता है? गुलाल बनाया जाता है। पलाश के फूलों का रंग कैसा होता है? लाल। पलासी का नाम पलासी किस कारण पड़ा? पलाश के फूलों के कारण। पलासी का मूल नाम क्या था? पलासी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हटाकर किसे नवाब बनाया? मीर जाफर को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हटाया और मीर जाफर को बनाया। मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बनाया। प्लासी का युद्ध 1757 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के किस मुख्य विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखी? विलियम पिट को। 1757 के प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला के किस सेनापति ने विश्वासघात कर ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था? मीर जाफर ने। प्लासी के मैदान में 1757 ईस्वी को हुए युद्ध में बंगाल का कौन सा नवाब पराजित हुआ? सिराजुद्दौला। 1757 में प्लासी के युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया? लॉर्ड क्लाइव ने। निम्न में से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से युद्ध करने हेतु मद्रास से कौन सा अंग्रेज अफसर सेना लेकर आया? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के कासिम बाजार फैक्ट्री को लूटने के बाद किस किले पर कब्जा करने हेतु रुख किया था? कोलकाता पर। बंगाल के किस नवाब ने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया था? सिराजुद्दौला ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के किस नवाब की ताकत से काफी भय था? सिराजुद्दौला के। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब पहले कौन था? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के बाद में सिराजुद्दौला बनता है। 1757 का प्लासी का युद्ध करता है, उसमें हार जाता है मीर जाफर के कारण। सेनापति मीर जाफर के कारण, क्योंकि मीर जाफर को अंग्रेज बंगाल का नवाब बनाने का लालच दे देते हैं। फिर मीर जाफर को भी हटा देते हैं और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु कब हुई? 1756 में। बंगाल के नवाब तथा अंग्रेजों के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। निम्न में से बंगाल के नवाब तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए विवादों का कारण सही है? नवाबों ने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया था, इसलिए विवाद हो गया बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी में, क्योंकि नवाब ने रियायत देना, कंपनी को रियायत देना बंद कर दिया था। कंपनी को सिक्के डालने का अधिकार नहीं था। कंपनी नवाबों को टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। तो ये सभी कारण थे जिससे इनमें आपस में क्या होता है? विवाद होता है। औरंगजेब की मौत के बाद बंगाल का प्रथम नवाब कौन बना? मुर्शीद कुली खान। औरंगजेब की मौत के बाद बंगाल का प्रथम नवाब बना, ये याद रखना, बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खान। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खान। मद्रास के जहाजों के समान लाती स्थानीय नौकाओं का चित्र किसके द्वारा 1867 में बनाया गया? विलियम सिम्पसन के द्वारा। नौकाओं का चित्र किसने बनाया? 1867 में विलियम सिम्पसन ने।
कंपनी के अधिकारियों ने किस मुगल बादशाह को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का प्रमाण जारी कर दे? औरंगजेब को। वर्तमान कोलकाता 17वीं शताब्दी में किस नाम का एक गांव था? कालिकता। कालिकता नाम का एक गांव था जिसे कोलकाता बनता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी खरीद ली थी 1698 ईस्वी में। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज व्यापारियों को क्या कहा जाता था? अंग्रेज व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। निम्न में से किस भारतीय मसाले की यूरोप में सर्वाधिक मांग थी? काली मिर्च और इलायची, लौंग आदि की मांग थी। भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग कहाँ थी? यूरोप में मांग थी। कौन सी शताब्दी तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे थे? 17वीं शताब्दी में। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? 1498 में। 1498 ईस्वी में। पुर्तगालियों के किस खोजी यात्री ने भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया? वास्को डी गामा ने। पुर्तगालियों ने भारत में किस राज्य में अपना ठिकाना बना लिया था? गोवा में। कहाँ बना लिया था? गोवा में। पुर्तगालियों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले कौन से क्षेत्र में प्रवेश किया? पश्चिमी तट में। पुर्तगालियों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले पश्चिमी तट में प्रवेश किया। इंग्लैंड के जहाज किस देश की सीमा को छूते हुए हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचे? दक्षिण अफ्रीका। इंग्लैंड के जहाज किस देश की सीमा को छूते हुए? दक्षिण अफ्रीका की। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार किसने दिया था? रानी एलिजाबेथ प्रथम ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर प्राप्त किया? 1600 ईस्वी में। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तथा उसके बेटों को किस अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया था? कैप्टन हडसन ने। किस मुगल बादशाह को अंग्रेजों ने देश छोड़ने के लिए मजबूर किया तथा उसके बेटों को मार डाला था? बहादुर शाह जफर को। 1857 की क्रांति के समय विद्रोही ने किस मुगल बादशाह को क्रांति का नेता मान लिया था? बहादुर शाह जफर को। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। दिल्ली का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। अंग्रेज भारत में सबसे पहले किस रूप में आए थे? व्यापारिक कंपनी के रूप में। कौन सी शताब्दी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षैतिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत बढ़ने लगी? 18वीं शताब्दी में। मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत कब हुई? 1707 में। दिल्ली के मुगल बादशाहों में अंतिम शक्तिशाली बंदरगाह बादशाह कौन था? औरंगजेब। चैप्टर नंबर 3। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड के किस कवि और कलाकार ने कपड़ों पर फूल वाले छापे बुनवाए थे? विलियम मॉरिस ने। 20वीं शताब्दी में भारत के किस राज्य के कपड़े बुनकरों द्वारा कमलकारी छापे बनाए गए? आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने मद्रास में किसानों पर किस फसल की खेती करने का सर्वाधिक दबाव बनाया? चावल की खेती करने का मद्रास के किसानों पर दबाव बनाया। अंग्रेजों द्वारा किसानों को कौन से क्षेत्र में कौन सी फसल की खेती हेतु मजबूर किया गया? सही युग्म छांटिए। पंजाब में गेहूं और कपास की खेती करने के लिए, उत्तर प्रदेश में गन्ना की खेती, बंगाल में पटसन तथा असम में चाय की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया गया। 18वीं शताब्दी के आखिर समय तक कंपनी ने किसकी खेती के उत्पादन पर पूरा जोर लगा दिया था? अफीम और नील की खेती पर। सर्वप्रथम रेतवाड़ी बंदोबस्त को किसने कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में आजमा कर देखा था? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। थॉमस मुनरो के द्वारा राजस्व वसूली की किस व्यवस्था को अपनाया गया जो पूरे दक्षिण भारत में लागू कर दी गई? रेतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था। रेतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? थॉमस मुनरो के द्वारा। 1822 में बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तरी पश्चिमी प्रांतों में लागू हुए महालवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस व्यवस्था में भू राजस्व स्थायी रूप से तय किए गए। इस व्यवस्था में भू राजस्व इकट्ठा करने का जिम्मा गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। महालवाड़ी बंदोबस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ने लागू किया। कौन सा सत्य है? तो ये कथन इसमें सत्य है। महालवाड़ी बंदोबस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ने लागू किया, बाकी ये कथन सत्य नहीं है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में किस अंग्रेज के द्वारा महालवाड़ी बंदोबस्त की नई व्यवस्था तैयार की गई? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। बंगाल प्रेसिडेंसी का जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है
वहां पर महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की? हॉल्ट मैकेंजी ने। ब्रिटिश काल में महालवाड़ी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1822 में। स्थायी बंदोबस्त लागू किए जाने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस। कंपनी ने कब स्थायी बंदोबस्त लागू किया? 1793 में। बंगाल में किस वर्ष पड़े अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई? 1770 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब भारत में प्राप्त राजस्व से भारतीय सामानों को खरीदकर इंग्लैंड निर्यात कर दिया? 1865 ईस्वी में। मुर्शिदाबाद मुर्शिदाबाद किस राज्य में स्थित था जहां पर ब्रिटिश काल में साप्ताहिक बाजार लगता था? बंगाल में। ब्रिटिश काल में साप्ताहिक बाजार लगता था कहां पर? मुर्शिदाबाद में। और ये किस राज्य में था? बंगाल में। थॉमस मुनरो बंगाल का गवर्नर कब बन गया था? 1819 से 26 ईस्वी तक। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को किस अंग्रेज गवर्नर को दीवानी प्राप्त करने का अधिकार दिया? रॉबर्ट क्लाइव को। मुगल बादशाह के द्वारा 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को किन क्षेत्रों में दीवानी दी गई? बंगाल। मुगल बादशाह के द्वारा 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को किन क्षेत्रों की दीवानी दी गई? 1765 में मुगल बादशाह के द्वारा बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा इन तीनों की दीवानी दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? 12 अगस्त 1765 को। किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया? शाह आलम द्वितीय ने। महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन। महात्मा गांधी ने नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब की? 1917 में। महात्मा गांधी को किस राज्य के किसानों ने चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया? बिहार। चंपारण कहां पर है? बिहार में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915। भारत में कौन सी सदी के अंतिम चरण में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा? 19वीं सदी के अंतिम चरण में। किसने कहा कि रियायतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने। भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उठाऊंगा, उक्त कथन किसने कहा? हाजी मुल्ला ने। बंगाल के हजारों रेतों ने कब नील की खेती करने से इनकार कर दिया? मार्च 1859। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित किस स्थान पर पहुंचाया जाता था? वेट्स में। ब्रिटिश काल में कर्जा लेने वाले रेयत का मतलब यहाँ किसान है, अपनी कम से कम कितने प्रतिशत जमीन पर नील की खेती करनी होती थी? 25%। दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेकर की जाने वाली नील की खेती कहलाती थी रेयती खेती। नील की खेती हेतु बगान मालिक खुद अपनी जमीन में खेती कर नील उत्पादन करते थे, उसे क्या कहा जाता था? निज खेती। नील की खेती करने के कितने तरीके थे? 2 तरीके थे। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा कितने प्रतिशत हो गया था? 95%। 1786 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा कितने प्रतिशत हो गया था? 30%। भारत के किस राज्य में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में छा गया था? बंगाल में पैदा होने वाला नील 18वीं शताब्दी के आखिरी दशक के किस राज्य में नील की खेती तेजी से होने लगी थी? बंगाल में। यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था जो किस क्षेत्र में होता था? शीतोष्ण कटिबंध। कौन से देश के कपड़ा उत्पादन पर कपड़ों की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे? कपड़ा उत्पादन करने वाले कपड़ों पर रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक। नील के पौधे हेतु किस प्रकार की जलवायु आवश्यक है? उष्ण कटिबंध जलवायु। इंग्लैंड के मॉरिस कॉटन तथा आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए और कमलकारी छापे में किस रंग की प्रधानता समान रूप से थी? हरा रंग, गुलाबी रंग, नीला रंग, तीनों ही रंगों की। चैप्टर नंबर 4 बर्बर शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? जंगलों में रहने वालों के लिए। मध्य प्रदेश में घुमंत खेती को क्या कहा जाता था? बेवड़। मध्य प्रदेश में घुमंत खेती को बेवड़ कहा जाता था। ब्रिटिश अफसरों की नजर में यह सब कौन थे?
गौड़ और संथाल। गडरिये निम्न में से कहां पर रहते थे? कल्लू में। निम्न में भेड़ों को कौन पालता था? लबाड़िया। लबाड़िया कहाँ की जनजाति थी? आंध्र प्रदेश की। गुर्जर जनजाति कहाँ पर पाई जाती थी? पंजाब में। साल शब्द का क्या अर्थ है? एक पेड़। बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार कर लिया गया? 1895 में। मुंडा लोगों के अच्छे जीवन में क्या शामिल था? अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, पेड़ बाग लगाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे। बिरसा मुंडा किसके विरोधी थे? हिंदुओं के, जमींदारों के, हिंदुओं और जमींदार दोनों के। बिरसा मुंडा किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का। बिरसा मुंडा ने खुद क्या ऐलान कर दिया था? उसे भगवान ने भेजा है लोगों की रक्षा करने के लिए, डीकुओं को गुलामी से बचाने के लिए वह आया है। बिरसा मुंडा की परवरिश कहां पर हुई थी? घर में। बिरसा मुंडा का बचपन कैसे बीता था? भेड़ बकरियां चराते हुए, बांसुरी बजाते हुए और नाचते हुए। मुंडा जनजाति समूह कहां पर निवास करता था? छोटा नागपुर में। बिरसा कौन से परिवार में पैदा हुआ था? मुंडा परिवार में। बिरसा का जन्म कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। बिरसा नामक एक आदमी कहां घूम रहा था? झारखंड में। 19वीं और 20वीं शताब्दी के बदले कानून और शोषण के खिलाफ बगावत किसने की थी? 19 और 20वीं शताब्दी में 1831-32 में कोली समाज ने, 1831-32 में कोली जनजाति ने, 1855 में संथालों ने। झूम खेती किसे कहते हैं? कुछ समय के लिए जमीन को खाली छोड़ देना झूम खेती कहलाता है। बस्तर विद्रोह कब और कहां हुआ था? बस्तर विद्रोह मध्य प्रदेश में 1910 में हुआ था। निम्न में से महुआ का प्रयोग किस में किया जाता था? शराब बनाने में। लोग कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? कुसुम व पलाश के फूल। खोंड समुदाय के लोग खाना पकाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे? साल के बीज का और महुआ के बीज का, दोनों का। जंगलों में रहने वाले समुदाय का भोजन कैसा होता था? पशुओं का शिकार, फल व जड़ें, दोनों। खोंड समुदाय कहाँ का रहने वाला था? खोंड समुदाय उड़ीसा का रहने वाला था। निम्न में से घुमंतू किसान कहाँ पर रहते थे? पूर्वोत्तर और मध्य भारत में। जंगलों में घास फूस को जलाकर बनाई गई राख में क्या पाया जाता था? कार्बन, पोटास और नाइट्रोजन। कार्बन, पोटास और नाइट्रोजन। निम्न में से झूम खेती करने का क्या तरीका था? जंगलों में पेड़ों के नीचे छोटे छोटे भूखंडों पर खेती करना, पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काटना ताकि धूप आस के, घास फूस से जलाकर राख को खाली जमीन पर छिड़क देना, ये सभी झूम खेती करने के तरीके थे। निम्न में से झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? घुमंती खेती। निम्न में से प्रति शब्द का अर्थ है कुछ समय के लिए जमीन को खाली छोड़ना। प्रति शब्द का अर्थ है कुछ समय के लिए जमीन को खाली छोड़ना। निम्न में से झारखंड में कौन सी जनजातियां हैं? मुंडा, संथाल और उराव। बिरसा मुंडा की मौत कैसे हुई? हैजे की बीमारी से। बिरसा मुंडा को कितने वर्ष की सजा हुई थी? 2 साल की। निम्न में बस्तर और वर्ली क्या थे? बस्तर और वर्ली क्या थे? बदलते कानून, शोषण, पाबंदियों के खिलाफ बगावत। निम्न में से किस राज्य में वर्ली विद्रोह हुआ था? महाराष्ट्र में। वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। वर्ली विद्रोह कब हुआ? 1940 में। निम्न में से कोयला खदान कहाँ पर थी? कोयला की खदान कहाँ पर थी? झारखंड और बिहार में। चाय के बागान और खनन उद्योग कब खुलने लगे थे? 20वीं शताब्दी में। कब खुलने लगे? 20वीं शताब्दी में। निम्न में से रेशम के कीड़े कौन पालते थे? हजारीबाग, झारखंड और संथाल। 18वीं सदी में भारत में से किस चीज की मांग और उत्पादन हुआ? रेशम का। निम्न में से वन कानून का विरोध कब और कहां पर हुआ था? 1906 में असम में हुआ था वन कानून का विरोध, 1903 में मध्य प्रांत में। निम्न में से स्लीपर किसको कहते हैं? जिस पर रेल की पटरी बिछाई जाती है। अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी मुखियाओं का स्थान कैसा था? आदिवासी मुखियाओं का स्थान कैसा था? ये ज्यादा आर्थिक ताकतवर थे, अपनी इनकी पुलिस थी, अपने नियम कानून थे। चैप्टर नंबर 5, लखनऊ पर अंग्रेजों ने कब अपना अधिकार कर लिया था? मार्च 1858 में लखनऊ पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। लखनऊ का नवाब किसे बनाया गया था? ब्रिटिश कदर को। कानपुर के नाना साहब द्वारा कंपनी से क्या आग्रह किया गया? कंपनी उन्हें उत्तराधिकारी माने, पेंशन का हक दे,
उनका राज्य कंपनी क्षेत्र में न मिला जाए। ये कानपुर के नाना साहब द्वारा कंपनी से आग्रह किया गया। नाना साहब कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर के रहने वाले थे। अंबाला में युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को। अंबाला में युद्ध की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई। अंग्रेजों द्वारा मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई? अंग्रेजी अफसरों पर हमला करने के आरोप में, युद्ध की शुरुआत करने के आरोप में, गद्दारी करने के आरोप में। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। निम्न में से मंगल पांडे कौन था? युवा सिपाही था। 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। भारत में ईसाई धर्म के लिए कानून कब बनाया गया? 1850 में। बर्मा जाने के लिए क्या पार करना पड़ता था? समुंदर। 1856 में किसान और जमींदार परेशान क्यों थे? भारी भरकम लगान के कारण, कर वसूली के लिए सख्ताई के कारण, कर्ज न चुका पाने के कारण। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में क्या फैसला दिया? बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह होगा। उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशज बादशाह नहीं बनेंगे, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता होगी। ये फैसले सुनाए किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने क्या ऐलान किया था? बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किला छोड़ना होगा। बहादुर शाह के परिवार को लाल किले से बाहर निकाला जाए। बहादुर शाह के परिवार को कहीं और बसाया जाएगा। ये किसने कहा? लॉर्ड डलहौजी। कंपनी ने किस चीज से मुगल बादशाह का नाम हटवा दिया था? सिक्कों से। सिक्के थे, उनसे मुगल बादशाहों का नाम कंपनी ने हटा दिया था। कंपनी ने किसके शासन को खत्म करने के लिए पूरी तरह मन बना लिया था? मुगल शासन को। निम्न में से 1856 में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। निम्न में से अवध क्या थी? रियासत थी। अंग्रेजों ने अवध पर कब अपना अधिकार कर लिया था? 1856 में। रानी लक्ष्मीबाई की मौत कब हुई? 1858 में। निम्न में से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्या चाहती थी? कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उसका राज्य न हड़पे, कंपनी उसके गोद लिए बेटे को उत्तराधिकारी माने। ये चाहती थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 18वीं शताब्दी में निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी, उनकी सत्ता और सम्मान खत्म होने लगे, भारतीय शासकों की स्वतंत्रता कम होने लगी। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के। मार्च 1858 में कौन सा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में चला गया? लखनऊ। बहादुर शाह जफर द्वितीय, उसकी पत्नी बेगम जीतन कौन सी जेल भेज दिए गए? रंगून जेल में भेज दिए गए। निम्न में से किस सैनिक को सबसे पहले 1857 की क्रांति में फांसी दी गई? तो वह थे मंगल पांडे, जिसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। 1857 की क्रांति के समय सबसे पहले विद्रोह किसने किया था? सैनिकों ने। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फैसला कब दिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? 1856 में। निम्न में से 18वीं शताब्दी के मध्य से ही किन की ताकत छीनने लगी थी? राजाओं और नवाबों की। 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसको देश का बादशाह घोषित किया गया था? बहादुर शाह द्वितीय को। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला भारी विद्रोह कब शुरू हुआ? 1857 में। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई को। कंपनी के सैनिकों के लिए समुद्र पार जाने संबंधी कानून कब पास हुआ? 1856 में। कंपनी के सैनिकों के लिए समुद्र पार जाने का कानून 1856 में पास हुआ। बहादुर शाह द्वितीय की अंतिम मुगल बादशाह होने की घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अवध पर अंग्रेजों ने कब सहायक संधि थोप दी थी? 1801 में। बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? 1862 में। 1857 में दिल्ली पर कब्जे के बाद कंपनी ने क्या किया था? 1857 में दिल्ली पर कब्जे के बाद कंपनी ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को आजीवन कारावास दिया। बहादुर शाह जफर द्वितीय के बेटों को उनके सामने हत्या कर दी। बहादुर शाह को रंगून जेल भेज दिया गया। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब दोबारा अपना कब्जा कर लिया था? 1859 ईस्वी में। कुंवर सिंह विद्रोही सिपाही कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। 1857 के विद्रोही नेता कौन कौन थे? नाना साहब, लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह। टाइपिंग विद्रोह का अर्थ है हजारों मेहनतकश गरीब लोगों में परम शक्ति, सर्वांगिक साम्राज्य की स्थापना।
सर्वगिक साम्राज्य की स्थापना। ताइपिंग विद्रोह में किस धर्म पर जोर देते थे? ईसाई धर्म पर। ताइपिंग विद्रोह कब खत्म हुआ था? 1860 में। ताइपिंग विद्रोह कब खत्म हुआ? 1860 में। ताइपिंग विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? चीन से। ताइपिंग विद्रोह कब शुरू हुआ? 1850 में। उत्तरी भारत में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन थे? दिल्ली और मेरठ, बरेली और लखनऊ, झांसी और कानपुर। ये उत्तरी भारत में 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र थे। चैप्टर नंबर 6, चरखे को कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई? 1931 में। औपनिवेशिक काल में दर्पण नामक अखबार छपता था। बंगाल से। फारसी भाषा में गोदाम को कहा जाता था ओरांग। सफाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को किस माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी? ठप्पे की छपाई करने वाले। सफाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को किस माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी? जो ठप्पे से छपाई करते थे, चिपीगर की। कुछ प्रसिद्ध बुनकरों का उनके स्थान से मिलान किया गया। कौन सा मिलान सही है? बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व केकोलार व देवांग। उपरोक्त सभी मिलान है वो सत्य है। यानी बंगाल में इनको तांती कहते हैं, उत्तर भारत में जुलाई या मोमिन कहते हैं, दक्षिण भारत में साले व केकोलोर या देवांग कहते हैं। 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था बंगाल। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय कंपनियां भारत आकर किस धातु के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदते थे? चांदी के बदले में। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाकर कौन सा कानून पारित किया था? ब्रिटिश सरकार ने कैलिको अधिनियम। कैलिको अधिनियम क्या है? ये 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। कहां पर? इंग्लैंड में। 1720 में ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड में किस छापेदार सूती कपड़े के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी? कैलिको कपड़े पर, छींट के कपड़े पर इंग्लैंड में रोक लगा दी थी। बडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः बनाए जाते थे राजस्थान में, गुजरात में। राजस्थान और गुजरात दोनों में। औपनिवेशिक काल में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था ढाका और संयुक्त प्रांत स्थित लखनऊ। ये औपनिवेशिक काल में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। जामदानी क्या है? बारीक मलमल कपड़ा। बंडाना शब्द हिंदी के किस शब्द से बना है? बांधना से। इस शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता है। बंडाना है वो सिर या गले पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता था। अंग्रेजी शब्द छिंटज कहाँ से निकला है? हिंदी शब्द छींट से। अंग्रेजों द्वारा जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें व्यापारी कहते थे छिटज, कोसा और बडाना। कोलकाता से मिले ऑर्डर बुक में सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। कोलकाता में जो ऑर्डर बुक मिले हैं उसमें सूती और रेशमी कपड़े के 98 किस्मों के जिक्र किए गए हैं। यूरोपीय व्यापारी उन्हें कहते थे पीस गुड्स। कालीकट से बनने वाले सूती कपड़े को किस नाम से जाना जाता था? कैलिको के नाम से। कैलिको, कालीकट। पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। पटोला की बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। किस देश में इस बुनाई का भारी बाजार था? वहां स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। इंडोनेशिया। 1850 के दशक में लोहा इस्पात का उद्योग पनपने लगा तो इस देश को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। किसको? ब्रिटेन को। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ही किस बंदरगाह का इस्तेमाल करते थे? सूरत का। 19वीं सदी में मछलीपट्टनम में बारीक कपड़े की छपाई की जाती थी। ये जगह किस राज्य में है? मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। धौंकनी क्या है? हवा फेंकने का यंत्र। 1868 में मेजी राजवंश ने किस देश की सत्ता संभाली? जापान की। मेजी राजवंश, जापान। भारत में कपड़े का निर्यात किस सदी में होने लगा? 19वीं सदी में। अप्रैल 1904 में अमेरिकी भूविज्ञानिक चार्ल्स वर्ल्ड जमशेदजी टाटा व उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा ने किस राज्य में लौह अयस्क भंडारों की खोज की थी? छत्तीसगढ़ में। कौन सा समुदाय लोहा बनाने में माहिर था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। अगरिया समाज। टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री किस नदी के किनारे बनी? सुवर्ण रेखा नदी के।
टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को में स्टील उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? 1912 में। रंजारा पहाड़ियां दुनिया के सबसे बेहतरीन लोह अयस्क भंडारों में से थी। यह पहाड़ी किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। प्रगलन का कार्य किया जाता था पुरुषों द्वारा। विश्व विख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने कितने वर्ष तक भारतीय वुड स्टील की विशेषताओं का अध्ययन किया? 4 वर्ष तक। वुटज स्टील किसका बिगड़ा हुआ अंग्रेजी स्वरूप है? वुटज स्टील कन्नड़ शब्द उक्कू का, तेलुगु शब्द हुक्कू का, तमिल व मलयालम शब्द उरुकू का। उपरोक्त सभी का बिगड़ा हुआ रूप है वुटज। टीपू सुल्तान की बेनी और लहरदार तलवार किसकी बनी हुई थी? वुटज स्टील की। टीपू सुल्तान के पास जो बेनी और लहरदार तलवार थी वह वुटज स्टील की थी। 1800 ईस्वी में किस यात्री ने मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में बनने वाले वुटज स्टील के बारे में बताया था? फ्रांसिस बुकानन ने। ये यात्री था जो भारत आया था 1800 ईस्वी में, फ्रांसिस बुकानन। टीपू सुल्तान की तलवार की बूट पर किस ग्रंथ की आयतें लिखी हुई थी जिन्हें युद्ध में फतेह के संकेत दिए गए थे? कुरान की आयतें लिखी हुई थी टीपू सुल्तान की तलवार पर। अंग्रेजों से 4 लड़ाइयां लड़ने वाले टीपू सुल्तान की विश्व विख्यात तलवारें किस संग्रहालय में रखी गई है? इंग्लैंड में। टीपू सुल्तान ने कब तक मैसूर पर शासन किया था? 1799 में। अहमदाबाद में पहला कारखाना कब खोला गया? 1861 ईस्वी में अहमदाबाद में पहला कारखाना खोला गया। सन 1900 तक आते आते मुंबई में कितनी कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी? 84। भारत में इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था मुंबई। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? मुंबई में। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? 1854 में। चैप्टर नंबर 7, विलियम जोन्स नामक अंग्रेज कोलकाता कब आए? 1783 में। विलियम जोन्स को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में किस पद पर तैनात किया? जूनियर जज के पद पर। किसने भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया? विलियम जोन्स ने, हेनरी टम्स कोलब्रुक ने, नाथानियल हॉलैंड ने, इन सभी ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया? विलियम जोन्स ने। 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर एक मदरसा खोला गया? कोलकाता में। वह व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानते हो उसे क्या कहते थे? मुंशी। एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को कहते हैं प्राच्यवादी। एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को क्या कहते हैं? प्राच्यवादी। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1791 में। निम्न में से कौन प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे? जेम्स मील। ये कहाँ के थे? आप कमेंट करके जरूर बताएं। जेम्स मील। कौन भारत की प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान करते थे? विलियम जोन्स। अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया? टॉमस मैकाले ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन संस्था की स्थापना किस स्थान पर की? कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में। टैगोर के शांति निकेतन में किस शिक्षा पर जोर दिया गया? कला शिक्षा, संगीत और नृत्य शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार सृजनात्मक शिक्षा को किस परिवेश में प्रोत्साहित किया गया? प्राकृतिक परिवेश में। रविंद्रनाथ टैगोर ने कब शांति निकेतन की स्थापना की? 1901 में। किसके अनुसार? अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया था। महात्मा गांधी के अनुसार। किसने 15 जनवरी 1908 को मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा के महत्व को बताया? अरविंदो घोष ने। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने भारत के किन राज्यों के जिलों का दौरा किया? बंगाल व बिहार के राज्यों का। स्कॉटलैंड के किस ईसाई प्रचारक ने सेरामपुर मिशन की स्थापना की? सेरामपुर मिशन की स्थापना किसने की? विलियम कैरे ने, जो स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक थे। किस स्थान पर 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे उसमें विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी? तो तीनों प्रेसिडेंसी देखो, कोलकाता, मद्रास और मुंबई में। चार्ल्स वुड द्वारा जारी वुड डिस्पैच पत्र के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, वह ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे, कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। उपरोक्त सभी। कब वुड नीति पत्र या वुड डिस्पैच पारित किया गया? 1854 में। मैकाले के मिनट्स यानी विवरण के आधार पर कब अंग्रेजों
का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया 1835 में। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है, यह कथन किसका है? मैकाले का। चैप्टर नंबर 8, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से कब सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई? 1829 में। प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से कब विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित किया गया? 1856 में। वीरे सलीगम पंतुलू ने किस प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया? मद्रास में। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई? 1875 में। आर्य समाज द्वारा किस राज्य में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए? पंजाब में। ज्योतिराव फुले द्वारा किस राज्य में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए? महाराष्ट्र में। बेगम रुकया सखावत हुसैन ने किस स्थान पर मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले? कोलकाता और पटना में। किन मुस्लिम महिलाओं ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं के लिए शिक्षा के अधिकार की मांग की? मुमताज अली ने। पंडिता रमाबाई द्वारा किस स्थान पर विधवा गृह की स्थापना की गई? पूना में। पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूदा सामाजिक संबंधों की आलोचना करने वाली किताब है स्त्री पुरुष तुलना। किसकी रचना है? ताराबाई शिंदे की। ये रचना किसकी है? ताराबाई शिंदे की। कब बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया? इस कानून के अनुसार 18 साल के से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। 1829 में। किसने जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए मुंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया? राजा राम मोहन राय ने। मदिगा समुदाय जाति का संबंध किस क्षेत्र से है? मदिगा जाति का संबंध आंध्र प्रदेश से है। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? घासीदास के द्वारा। सतनामी आंदोलन घासीदास। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हुई E.V. रामास्वामी नायकर सर्वप्रथम की पार्टी सदस्य बनी? कांग्रेस की। E.V. रामास्वामी नायकर सर्वप्रथम किस पार्टी के सदस्य बने? कांग्रेस के। किसका संबंध यंग बंगाल मूवमेंट से है? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो का। 1927 से 1935 के बीच डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए कितने आंदोलन चलाए? 3 आंदोलन चलाए। डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका से उच्च अध्ययन करने के बाद भारत कब लौटे? 1919 को। ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामी को मुक्ति दिलाने के लिए किसको समर्पित की? अमेरिका के लोगों को। किसके द्वारा सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना की गई? ज्योतिराव फुले के द्वारा। श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श स्थापित किया। इनका संबंध किस जाति से था? एझावा जाति से। श्री नारायण गुरु का संबंध किस जाति से था? एझावा जाति से। पूर्वी बंगाल में मतुआ पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? हरिदास ठाकुर के द्वारा। औरु जाति औरु मतम औरु देवम मनुष्यानु यानी मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है, यह कथन है श्री नारायण गुरु का, जो एझावा जाति के थे। ज्योतिराव फुले द्वारा गुलामगिरी नामक किताब कब लिखी गई? 1873 में। हम भी इंसान है, भारतीय जाति व्यवस्था के कारण, यह कथन कहा गया डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा। कब डॉक्टर अम्बेडकर ने मंदिर में प्रवेश हेतु मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया? 1927 में। 1873 में सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई? अमृतसर में। 1875 में किसने अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की? सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ में सैयद अहमद खान ने मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। 1864 में वैद्य समाज की स्थापना किसने की? 1864 में वैद्य समाज की स्थापना की गई मद्रास में। मुंबई में जातीय बंधुओं को खत्म करने, बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा कब की गई? 1867 में। स्वामी विवेकानंद ने कब शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया? 1893 में। न्यूयॉर्क में हेराल्ड नामक समाचार पत्र ने किसके बारे में विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है? स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा गया न्यूयॉर्क हेराल्ड पत्रिका में। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। चैप्टर नंबर 9, निम्न में से संगठन के द्वारा बंगाल विभाजन का समर्थन किया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन मुसलमान जमींदारों द्वारा नवाबों के एक समूह ने कहां पर किया?
ढाका में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906 में। आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाके में कौन सा आंदोलन चलाया गया? वंदे मातरम आंदोलन। निम्न में से किसने केसरी नामक समाचार पत्र मराठी भाषा में निकाला था? बाल गंगाधर तिलक ने। ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? बंगाल। ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत बंगाल था। बंगाल विभाजन किस वायसराय द्वारा किया गया? वायसराय कर्जन के द्वारा। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। किसने नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निवेदन की राजनीति किसकी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की के लिए नरम पत्तियों की आलोचना की लाल बाल पाल ने, यानी तीनों ने ही, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की जो उदारवादी नीति थी उसकी आलोचना की। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी, जिसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की आलोचना की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। निम्न में से किस अखबार में जनवरी 1886 में लिखा गया कि मुंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश के भावी संसद का केंद्रक है? किस अखबार में यह छपा? द इंडियन मिरर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसमें? ब्रिटिश अफसर जो सेवानिवृत्त होने के बाद 1885 में महासचिव बना, ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो हिमाचल प्रदेश के रिटायर्ड जिला कलेक्टर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं में से कौन व्यवसायी और प्रचारक थे? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज साहब मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। भारत में कब इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया गया? 1883 में। भारत में अंग्रेजों ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया? 1878 में। किसने पारित किया? लेटिन ने पारित किया और रिपन ने इसको 1881 में समाप्त किया, रद्द किया। भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? 1878 में लीटन के द्वारा, और इसको समाप्त किया गया, रद्द किया गया 1881 में। किसके द्वारा? रिपन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से किस प्रकार का प्रावधान किया गया था? सरकार की कोई आलोचना नहीं कर सकता था, कोई भी अखबार आपत्तिजनक चीज नहीं छाप सकता था, सरकार आपत्तिजनक खबर छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती थी। ये प्रावधान किए गए। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा सरकार की आलोचना करने वालों को चुप करवाया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने कब आर्म्स एक्ट लागू कर भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया था? 1878 में। निम्न में से किस सदस्य में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और अधिक गहरा हो रहा था? 1870 से 80 के दशक में। निम्न में से किस दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और अधिक गहरा हो रहा था? 1870 से 1880 के दशक में। सार्वजनिक का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबके लिए, सब लोगों का, तो सबके लिए और सब लोगों का। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। किस राज्य के मजदूरों ने चाय बागान के संबंध में आंदोलन करते हुए गांधी महाराज की जय के नारे लगाए? असम राज्य के मजदूरों ने। निम्न में से महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन ने कब गति पकड़ी थी? 1921-22 में। महात्मा गांधी ने कब असहयोग आंदोलन शुरू किया? 1920 में। खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुखद घटना के कारण किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी कौन था? जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में किस तिथि को हुआ? वैसाखी को। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर में रॉयल्ट एक्ट के विरोध में कब जुलूस निकाले गए? अप्रैल 1919 में। निम्न में से कौन सा सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था? रॉलेट सत्याग्रह। महात्मा गांधी के कहने पर अहिंसक आंदोलन के विरोध दिवस के रूप में अपमान व याचना दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल 1919 को। महात्मा गांधी के कहने पर अहिंसक आंदोलन के विरोध में अपमान व याचना दिवस मनाया गया 6 अप्रैल 1919 को। निम्न में से रॉलेट कानून को भारतीय नेताओं के द्वारा क्या नाम दिया गया? शैतान की करतूत, निरंकुशवादी,
ये दोनों नाम दिए गए। निम्न में से रॉलेट कानून के संबंध में किसका मानना था कि सरकार के पास लोगों के बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है? महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने। निम्न में से रॉलेट कानून के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? इस कानून ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई, मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाए, पुलिस और ज्यादा अधिकार देने के लिए यह कानून लागू किया गया। तो ये सभी कथन सत्य है रॉलेट एक्ट के संबंध में। रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने कब सत्याग्रह का आह्वान किया? 1919 में। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व कब किया? 1918 में। चंपारण, खेड़ा तथा अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के माध्यम से महात्मा गांधी की मुलाकात हुई राजेंद्र प्रसाद से, वल्लभ भाई पटेल से। महात्मा गांधी ने पूरे भारत का दौरा करते हुए निम्न में से किन स्थानीय आंदोलनों के माध्यम से महात्मा गांधी पूरे भारत का दौरा करते हुए निम्न में से किन स्थानीय आंदोलनों के माध्यम से सामने आए? चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन के माध्यम से। महात्मा गांधी के द्वारा सर्वप्रथम किस आंदोलन से भारत में अहिंसक आंदोलनों की शुरुआत की गई? चंपारण किसान आंदोलन के द्वारा। नटाल कांग्रेस की स्थापना डरबन, दक्षिण अफ्रीका में कब की गई? 1895 में। नटाल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तब उनकी आयु थी 26 वर्ष। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। निम्न में से कब रूस की क्रांति प्रारंभ हुई? 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कब पुनः गठन किया गया? दिसंबर 1915 में। कांग्रेस का विभाजन कब किया गया? 1907 में। मुस्लिम लीग के द्वारा की गई मांग, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की मांग को कब अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया? 1909 में। चैप्टर नंबर 10, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर। निम्न में से भारत की राजभाषा का दर्जा किसे प्राप्त है? हिंदी भाषा को। संविधान निर्माण के समय दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए किसने कहा कि अगर उन्हें हिंदी थोपी गई तो वहां की बहुत सारे लोग बाहर से अलग हो जाएंगे? टीटी कृष्णामाचारी ने। निम्न में से वन व कृषि किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची में। और वर्तमान में संविधान में शक्ति का बंटवारा किन सूचियों में किया गया है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों में। संविधान के विभिन्न शक्ति संबंधी विषयों को कितनी सूचियों में बांटा गया है? 3 सूचियों में। संविधान निर्माण के समय कहाँ के व्यक्ति द्वारा आग्रह किया गया कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर होना चाहिए? मद्रास के व्यक्ति के द्वारा कहा गया। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर अम्बेडकर को। संविधान सभा के किस सदस्य ने कहा कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है? एच.जे. खांडेकर ने कहा था। निम्न में से संविधान की मुख्य विशेषता रही? संविधान ने समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया। भारतीय मंदिरों में अब अछूत भी जा सकता है। भारत के किस प्रधानमंत्री का यह स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और न ही बनना चाहिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत से अलग कर किस देश का गठन मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया? पाकिस्तान का। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें निम्न में से कौन सा प्रावधान है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। 21 साल से ज्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। तो ये उपरोक्त सभी सही है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में लगभग कितने भारतीयों के द्वारा राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया गया? 300 भारतीयों के द्वारा। संविधान सभा की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। विधानसभा के द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 में। 1947 में भारत की आबादी लगभग कितनी थी? 34.5 करोड़। महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन इलाहाबाद में कब किया गया? फरवरी 1948 में। महात्मा गांधी की हत्या कब कर दी गई? 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। भारत की स्वतंत्रता के समय लगभग कितनी रियासतों
राजाओं और नवाबों के शासन से चल रही थी। 500 रियासतें। हमारा भारत देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। भारत ने कब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 60वीं वर्षगांठ मनाई? 15 अगस्त 2007 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एक नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में कब हुई? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व 1952 से 1962 तक किसने किया था? कृष्णा मेनन ने। भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में किसकी सहायता से की गई? सोवियत संघ की सहायता से। महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने कब लिखा कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी? 1949 में। निम्न में से कौन योजना प्रक्रिया के भारी समर्थक थे? पंडित नेहरू। दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः निम्न में से किस पर सर्वाधिक बल दिया गया? इस्पात जैसे भारी उद्योगों पर और विशाल बांध परियोजना पर। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1956 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर सर्वाधिक बल दिया गया? कृषि व पशुपालन पर। योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1950 में। मध्य प्रदेश में स्थित चंबल नदी की गांधी सागर बांध का निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ? 1960 में। चंबल नदी पर गांधी सागर बनाया गया मध्य प्रदेश में, और कब पूरा हुआ इसका कार्य? 1960 में। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में कौन सा बांध बनाया गया? गांधी सागर बांध। पंजाब तथा हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? 1966 में। निम्न में से 1960 में किन राज्यों का गठन हुआ? मुंबई प्रांत में गुजरात का। भारत में कौन सा राज्य सर्वप्रथम भाषाई आधार पर अलग राज्य बना? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक नए राज्य के रूप में कब गठित हुआ? 1 अप्रैल 1983 को। पोटी श्री रामालू का देहांत भूख हड़ताल के कारण कब हो गया था? 15 दिसंबर 1962 में। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए पोटी श्री रामालू ने कितने दिन अनशन किया? 58 दिन आंध्र प्रदेश राज्य के लिए इन्होंने अनशन किया था। आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग हेतु किसने भूख हड़ताल की? पोटली श्री रामालू ने। 1952 के आम चुनाव में कहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को काले झंडे दिखाए गए? आंध्र प्रदेश में। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? वल्लभ भाई पटेल को। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब आश्वासन दिया कि देश आजाद हो जाने पर प्रत्येक बड़े भाषाई समूह को अपना अलग प्रांत बना दिया जाएगा? 1920 में। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में किसने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है? डॉक्टर अंबेडकर ने। धन्यवाद। हमने 511 क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े कक्षा 8 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के, और ये हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है और ये यूट्यूब चैनल की लिंक है। यहाँ से आप यूट्यूब चैनल शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और एग्जाम विजन ऐप पर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और इनकी पीडीएफ आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। इनकी पीडीएफ भी आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद।